हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का लिव योर ड्रीम्स में। जैसे कि टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम जानने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, भारतवर्ष के महान राजाओं के बारे में और महान गुरुओं के बारे में, जैसे कि चाणक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के शासकों से शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, परंतु वह राजवंश से संबंधित नहीं था। इसके गुरु तथा बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त को तक्षशिला में शिक्षा दी। ऐसा तो बोलते हैं कि चंद्रगुप्त किसी राजवंश से संबंधित नहीं थे। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे, इसको लेकर इतिहासकारों में हमेशा मतभेद रहा है, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में उसे चंद्रगुप्त मतलब मौर्य क्षत्रिय कहा गया है, चंद्रगुप्त को। और ऐसा इसलिए भी प्रमाणित लगता है कि वो क्षत्रिय हो सकते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, वो वर्णाश्रम के प्रबल पोषक थे। मीन्स कौन राजा होना चाहिए, कौन राजा नहीं होना चाहिए, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, इन सब चीज़ों का उनको रहता था। इसीलिए वर्णाश्रम के वो प्रबल पोषक थे, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकार हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक क्षत्रिय ही थे। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति को उसके संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, इसमें एक मत नहीं हो सका है। कुछ विद्वान ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्राक्षर, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इन्हें शूद्र भी माना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध का साम्राज्य प्राप्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने सर्वप्रथम सेना एकत्र करके पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से मुक्त कराया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित करके अफगानिस्तान का क्षेत्र प्राप्त किया। सेल्यूकस को पराजित होने के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा तथा मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त ने के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम उत्तर भारत सहित उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल सहित दक्षिण भारत में मैसूर तक फैला था। यूनानी शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस नाम से संबोधित किया था। और सर्वप्रथम सेड्रोकोटस कहकर विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया था, सेड्रोकोटस कह के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जिसमें प्रशासन के नियमों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। इनका शासनकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। बिंदुसार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो विदेश से बहुत मतलब उनका संबंध था विदेशी से। जैसे कि एक ये है कि सीरिया के सम्राट ने उन्हें 2 चीज़ें भेजी थी, अंगूरी मदिरा तथा सूखी अंजीर भिजवाई थी, और इन्होंने मांग किया था कि मुझे सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक चाहिए, पर उन्होंने बस अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर भेजी थी और कहा था कि दार्शनिक का क्रय विक्रय हमारे यहाँ नहीं होता है। और उसी तरह मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय ने भी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत को इनके दरबार में भेजा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदुसार का कुछ विदेशियों से भी अच्छे संबंध रहे हैं। उसके बाद जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। बिंदुसार का पुत्र अशोक राज सिंहासन पर 273 ईसा पूर्व में बैठा।
इसके शासनकाल का प्रारंभिक काल साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। अशोक ने अपने शासनकाल में 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और विजय हुआ, परंतु इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा भी ली। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का मार्ग अपनाया। कलिंग विजय जो है इसका उल्लेख आपको 13वीं शिलालेख में अभिलेख में मिलता है और कलिंग विजय 8वें वर्ष में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों तथा सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर अनेक शिलालेख एवं स्तंभ स्थापित करवाए, जिसमें नैतिकता, प्रेम, अहिंसा आदि धर्म विषयक बातों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में जनता की भाषा पाली थी, इसीलिए अशोक ने अपने सभी स्तंभों तथा शिलालेखों में इस भाषा का प्रयोग किया। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अनेक राज्यों में अपने राजदूत भेजे तथा श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा। अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण के छोटे राज्यों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र तक विस्तृत था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चंद मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मौर्य साम्राज्य के अभिलेख, शिलालेख, मौर्य साम्राज्य का कौन सा शिलालेख किस भाषा में है, किस में क्या लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों से भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को भी अच्छे से देख लें एक बार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।